हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो आज आपको पता ही चल गया होगा कि थंबनेल से कि हम यहाँ पे ईडियम एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे जो टॉप 150 होने वाले हैं, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हुए देखे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, यानी लिटरेचर तो हम पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ग्रामर का जो एस्पेक्ट है वो छूट जाता है, और यहाँ से आपके 10-15 नंबर जो बनने वाले हैं वो आपके यहाँ से मिस नहीं होंगे। 10-15 क्वेश्चन जो यहाँ से आएंगे वो वहां से आपके नंबर बिल्कुल कंफर्म है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। तो फर्स्ट जो हमारा ईडीएम है यहाँ पे वो है स्मेल अरेट। स्मेल अरेट का मतलब होता है सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, यानी किसी भी गलत तरीके की आशंका होना, यानी कि हमें सस्पेक्ट होना उस पे। ओके, यानी कि अब इसका हिंदी में मतलब होता है शक होना। अब जैसा कि आपको ये इमेज दिख रही होगी, क्या है कि ये लड़का जो है ना किसी से मोबाइल पे लगा हुआ है। अब इस लड़की को ना इस पे शक है, तो ये क्या कर रही है, इस पे सस्पेक्ट कर रही है, यानी स्मेल अ रैट, इसको ऐसी बू आ रही है यहाँ पे। आई स्मेल्ड रेड व्हेन दे आस्क्ड मी फॉर ओटीपी, यानी अगर किसी ने हमसे ओटीपी मांगी तो हमको ऐसा लगता है कि हमको शक होने लगता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला, कुछ ना कुछ समथिंग रॉन्ग जैसा हमें फील होने लगता है। तो इस चीज का मतलब आपको पता हो गया होगा, स्मेल अ रैट। होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब अपने मतलब इमोशंस को कंट्रोल में रखो। बी पेशेंट एंड वेट। अपने आप को धैर्य में रखना, यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। होल्ड योर हॉर्स एंड लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, और जो मेन होस्ट होता है तो वो उसको बोलने नहीं देते। तो वो क्या कहती है, होल्ड योर हॉर्सेस लेट मी एक्सप्लेन। अपने जो इमोशंस है उनको काबू रखो। बी पेशेंट यानी धैर्य रखो, पहले मुझे बोलने दो। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है। ओके, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब होता है डिस्क्लोज अ सीक्रेट एक्सीडेंटली, यानी कि लापरवाही से जब आप राज खोल देते हैं, अनजाने में कोई भेद खोल देते हैं, तो वहां पे इस ईडियम का यूज करते हैं, स्पिल द बीन्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अपने दिमाग के राज जो है ये एक्सीडेंटली खोल देता है, यानी अनजाने में। ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, यानी कि ये सरप्राइज पार्टी रखने वाला था, लेकिन ये गलती से क्या करता है, उसका राज खोल देता है, पहले ही बता देता। अब वो सरप्राइज पार्टी नहीं रह गई। ओके, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि एक कोई चीज खरीदने के लिए जब आपको अपने कंधों की और अपने पैरों की बलि चढ़ानी पड़े, उसका मूल्य उतना हो, तो समझिए वो कितनी महंगी चीज होगी, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव इसका मतलब होता है बहुत महंगा पड़ना। दिस फोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि अब देखिए, जैसे मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मैं कोई मतलब आईफोन वगैरह खरीद लूं, तो मैं कहूंगी इसको खरीदना मेरे लिए ऐसा है जैसे कि कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि मैं अपना सब कुछ बेच दूं, इतना ज्यादा है तब भी मैं उसको खरीद नहीं पाऊंगी। वेरी एक्सपेंसिव। इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, यानी कि ये टीवी खरीदना चाहता है तो ये कहता है कि इट कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, यानी कि वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो वो कहता है ओके हियर यू गो, अपना आर्म एंड लेग सब देने के लिए तैयार है इस टीवी के लिए। क्लियर। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली। वंस इन अ ब्लू मून, यानी जैसे कि ब्लू मून जो होता है वो बहुत ही रेयरली दिखता है, कई सालों में कभी कभार दिखता है। ओके, ही सी विजिट द जू आज वंस इन अ ब्लू मून। ओके, तो यहाँ पे देखिए ब्लू मून, ये वाला और ये वाला तो आपको ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन ये जो ब्लू मून है ये कभी कभी ही दिखाई देता है। तो वेरी रेयरली इसका मतलब होता है। फेस द म्यूजिक, एक्सेप्ट पनिशमेंट और कंसेक्वेंसेस, यानी कि आपने जो भी किया है उसका परिणाम भुगतना। ही हैड टू फेस द म्यूजिक फॉर हिज मिस्टेक, यानी उसने जो कुछ भी गलतियां किया है उसका म्यूजिक उसको जरूर फेस करना पड़ेगा, उसका स्वाद उसे जरूर चखना पड़ेगा। टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग हैव यू डन, तुमने जो कुछ भी किया है उसका पनिशमेंट तुम्हें मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द वेदर, फीलिंग सिक। अंडर द वेदर यानी कि बहुत ज्यादा अपने आप को बीमार महसूस करना, बीमार होना। आई एम अंडर द वेदर टूडे, यानी कि मैं आज बहुत बीमार हूँ। जैसा कि यहाँ पे अंडर द वेदर मतलब ये भी हो सकता है, अंडर द वेदर कभी बहुत जाड़ा होता है, बहुत गर्मी होता है, तो उसलिए बोला जाता है इसको कि अंडर द वेदर, यानी कि बहुत ज्यादा बीमार होना। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ सडन शॉक, अचानक बुरी खबर। देखिए अब बोल्ट
अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ऐसा देखिए, अगर आपको आसमान में कुछ ऐसा दिख जाए तो वो क्या होगा, अचानक से कोई बुरी खबर, है ना। हिज रेजिग्नेशन वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ओके, तो उसका जो रेजिग्नेशन था वो इतना बुरा था, इतनी अचानक सा उसकी बुरी खबर थी, तो ऐसा था कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बरी द हैचेट मतलब एंड द क्वेरल। बरी द हैचेट मतलब कुल्हाड़ियां दफना देना, झगड़ा खत्म करना। दे फाइनली बरीड द हैचेट, यानी कि उन्होंने फाइनली अपना जो झगड़ा है, अपनी जो कुल्हाड़ियां हैं वो दफन कर दी। या वाइल्ड गूस चेस। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, अ यूजलेस सर्च। वाइल्ड गूस चेस यानी तुम मतलब किसी जंगली जो है बतख को तुम नहीं पकड़ सकते, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है बेकार की तलाश करना। सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट कीज वॉज अ वाइल्ड गूस चेस, यानी कि अपनी जो खोई हुई चाबियां हैं उनको ढूंढना ऐसा है जैसे वाइल्ड गूस को चेस कर रहा हूँ। क्या इसके साथ ये दौड़ के बराबरी कर सकता है ये। तो ये जो मोर है ये बहुत तेज तेज से उड़ता हुआ चलता है, तो इसके साथ ये बच्चा बराबरी नहीं कर सकता है। तो ये एक तरीके से बेकार की कोशिश है, बेकार की सर्च है। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, जब आप कोई काम करते हैं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्जाम का कोई या जॉब का कोई फॉर्म भरते हैं, तो क्या करते हैं हम इन द लास्ट मोमेंट जाके भरते हैं। कब लास्ट कभी लास्ट हो जाता है, जब वो एंडिंग टाइम होता है कि हाँ हम इतने बजे 12 बजे रात को हम क्लोज करेंगे, तो हम कितने बजे पहुंचेंगे, 11:55 पे पहुंचेंगे, तो उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। आखिरी समय पर जब आप कोई काम करते हैं तो कहते हैं एट द 11th आवर। एग्जाम्पल, दे रीच द एयरपोर्ट एट द 11th आवर, यानी कि जब फ्लाइट निकलने वाली थी तब वो आखिरी में पहुंचे हैं, बिल्कुल करेक्ट समय पे। जब फ्लाइट वो निकलने वाली, लैंड होने वाली थी। ओके, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी कि प्रेज वन सेल्फ, अपने मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मिट्ठू बनना, या ऐसे कुछ है हिंदी में, अपनी तारीफ खुद करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ऐसे था। तो ये हिंदी में इसका मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना। कभी कभी क्या होता है कि लोगों से कोई नहीं पूछता कि ये किसने बनाया है, ये बहुत अच्छा लगता है, तो खुद ही से बात जाहिर करेंगे, अरे देखो ये कितना अच्छा लगता है। फिर कहेंगे, जानते हो किसने बनाया था, ये मैंने बनाया था, अपने मैं इतना पढ़ा हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ से सीखा, इस वजह से मैं इतना अच्छा कर पाऊँ, मतलब अपनी तारीफ खुद ही करना। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ही ऑलवेज ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट, यानी वो हमेशा अपनी ही बीन बजाया करता है, अपनी ही तारीफ किया करता है खुद से। ब्रेक द आइस मतलब स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। देखिए क्या होता है कि जब बहुत लोग चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, किसी बड़ी महफिल में गए हैं, कोई अधिकारी सामने बैठा है, लेकिन गांव वाले हैं वो अपनी बात कहना चाहते हैं, कहने के लिए गए हैं, लेकिन उनके अंदर वो करेज जो हिम्मत नहीं आती है, तो उनमें से एक बहादुर इंसान होता है, वो निकल के आगे बात करता है। तो वो क्या करता है, वो जो ब्रेक करता है, वो आइस की जो एक सील होती है उस ऑफिसर और उस गांव वाले लोगों के बीच में, तो उनको वो तोड़ के वो स्टार्ट करता है कन्वर्सेशन को, बातचीत को स्टार्ट करता है, वो ब्रेव आदमी। तो इसलिए कहते हैं ब्रेक द आइस मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। सी क्रैक द जोक टू ब्रेक द आइस, यानी कि उसने एक जोक बोल के मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू ट्रबल। अब आप ही सोचिए, अगर आपको कोई हॉट वाटर में डाल दे तो आप मुसीबत में ही तो पड़ेंगे ना, तो इस वजह से गेट इनटू ट्रबल, यानी कि बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ना। ही गॉट इनटू हॉट वाटर फॉर लाइंग। ओके, हिट द नेल ऑन द हेड से और डू एग्जैक्टली द राइट थिंग, सटीक बात कहना, यानी कि जब ये बोल्ट को सही से मारने की बात कह रहा है, ये बोल्ट है, इस पे सही से जब ये मारता है तो ये अंदर चली जाती है, तो इसीलिए कहते हैं सटीक बात करना, एग्जैक्ट उसी जगह पे वार करना। ही गेस हिट द नेल ऑन द हेड। ओके, हैव एन एक्स टू ग्रीन, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हैव अ हिडन मोटिव, यानी कि जब हैव एन एक्स टू ग्राइंड, जब आप अपनी कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी को घिसते हैं, उस पे हार देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अपना भी स्वार्थ होता है, तो हैव अ हिडन मोटिव, निजी स्वार्थ होना, हिंदी में इसका मतलब होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ही इज हेल्पिंग यू बट ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड, यानी कि उसने तुम्हारी मदद किया है, लेकिन उसके पास उसका अपना एक हिडन मोटिव जरूर होगा। ओके, देखिए जैसे कुछ भी हो, जैसे हम किसी चीज में धार देते हैं तो उससे कुछ ना कुछ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें काटने के लिए ही करते हैं। ओके,
नेक्स्ट है हमारा सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस मतलब नेचुरल होना। बाई यहाँ पे देखिए, जैसे बहुत लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा है क्या, जाके यहाँ पे बैठ के सारी चीजें वॉच कर रहा है और बोल कुछ भी नहीं रहा, ना ही अपनी ओपिनियन दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे, स्टे न्यूट्रल, अवॉइड टेकिंग साइड, यानी कि किसी की भी साइड नहीं लेता। आपने बचपन में भी एक खेल खेला होगा, आई स्पाइस वगैरह, आई स्पाइस, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक कैप्टन बना दिया जाता है ना, कि वो मतलब किसी के बीच में नहीं बोलता है, वो एक कैप्टन होता है। तो यहाँ पे तटस्थ रहना, अपना मतलब उसका कोई भी व्यू नहीं होना, अपनी चीज पे वो तटस्थ रहता है। एग्जाम्पल, स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, पिक अ साइड, यानी कि एक फेंस पे बैठना बंद करो, किसी एक ट्रू साइड को या रॉन्ग साइड को तुम पिक करो। ओके। गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक वेल एंड परसुएड, मतलब बात करने की कला। जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं, इनके पास क्या होती है, वर्बल एबिलिटी होती है, बात करने की कला होती है, तो उनको बोला जाता है गिफ्ट ऑफ द गैप। पॉलिटिशियन ऑफन हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, जैसे कि नरेंद्र मोदी जो है, इनके पास क्या है, हम कह सकते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप है, कि ये ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये इनके पास पावर है, ये कह सकते हैं कि इनकी ये स्किल है, जो इन्होंने इतना सारा पॉलिटिक्स में टाइम देके सीखा है। सी आई टू आई मतलब एग्री कंप्लीटली। अब क्या होता है कि जब कोई हमारी आंखों में देख के बात नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं वो हमारी बात से सहमत नहीं है, या हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। लेकिन सी आई टू आई अगर वो हमारी आंखों में देख के बात कर रहा है, यानी कि वो हमारी बात समझ रहा है, सुन रहा है और उससे सहमत भी हो रहा है। तो पूरी तरह जब सहमत होता है, तभी सी आई टू आई वाला मूवमेंट होता है। दे डोंट ऑलवेज सी आई टू आई ऑन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की जब भी बात होती है, तो अब वो आई टू आई नहीं देखते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे कोई बात इन्होंने किया कि हाँ चलो आज हम लोग पिज्जा या बर्गर खाएंगे जाके डोमिनोज में, तो ये कह रही नहीं, हम पिज्जा खाएंगे जाके डोमिनोज में। तो ये पिज्जा पे दोनों लोग एग्री हो गए, तो इसी वजह से ये एक दूसरे को हम सब कर रहे हैं। क्लियर। बीट अ डेड हॉर्स। बीट अ डेड हॉर्स मतलब वेस्ट एफर्ट ऑन अ होपलेस इशू। अब यहाँ पे क्या होता है कि बीट अ डेड हॉर्स, जब आप किसी मरे हुए घोड़े को मार रहे हैं, तो वहां पे आप अपने एफर्ट्स को वेस्ट ही तो कर रहे हैं, वहां पे कोई होप नहीं है। तो वहां पे आप अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि निरर्थक प्रयास करना। आर्गुइंग विद हिम इज लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स, यानी कि उस बदतमीज से आर्ग्यू करना ऐसा लगता है जैसे कि मरे हुए घोड़े को मैं पीट रहा हूँ। जैसे कि ये बंदा देखिए घोड़े को, मरे हुए घोड़े को पीट रहा है। बाकी ये बुद्धिमान लग रहा है, बट है तो बेअकल ही, तभी तो घोड़े को पीट रहा है ना। नेक्स्ट है अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज, अ हिडन गुड इन अ बैड सिचुएशन। अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज यानी कि बुरा समय है, लेकिन उसमें भी आपका कोई ना कोई सुख छुपा हुआ है, दुख में छुपा सुख। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज, यानी कि अगर आपका हो सकता है, आपने कोई एग्जाम दिया है, जैसे कि अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है बिहार का, तो बिहार में आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लिया, आप बहुत दुखी हैं, लेकिन आप में वो हिम्मत है, गट्स है, आपने फिर से तैयारी किया और आपका यही आपके ही स्टेट यूपीटीजीटी में सिलेक्शन हो जाता है, तो वो आपके लिए क्या होगा, अ ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, है ना। उस दुख में भी आपका कहीं ना कहीं सुख छुपा हुआ था, कुछ अच्छा और होने वाला था। फेलियर टू सक्सेस वाला जो चीज होता है, उसमें भी मतलब फेलियर में भी हमारा सुख छुपा हुआ था, है हमारी लर्निंग जो है फेलियर में सबसे ज्यादा छुपी हुई होती है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अ फिश आउट ऑफ वाटर फील अनकंफर्टेबल इन अ न्यू सिचुएशन। अब क्या होता है, अ फिश आउट ऑफ वाटर, इमेजिन करिए, इससे आपको ईडियम का बहुत आसान होता है। अ फिश आउट ऑफ, अगर फिश को किसी वाटर से बाहर निकाल के रख देंगे, तो वो क्या करेंगे, उस न्यू सिचुएशन में वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ठीक ऐसे होता है असहज महसूस करना। ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट द पार्टी, यानी किसी ऐसी गांव की लड़की है कोई, ठीक है, उसने कभी ऐसे वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहने, उसको ऐसी पार्टी में ले जाया जाए, और तो वहां पे उसको कैसा फील होगा, अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी उस नई सी जगह पे एडजस्ट करने में उसको अनकंफर्टेबल महसूस होगा। ओके। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट यानी कि टोपी उसकी तुरंत गिर जाए, ऐसा यानी कि तुरंत बिना सोचे,
तो ये होता एट द ड्रॉप, जैसे कि टोपी गिरी, जैसे टोपी जितनी तेजी से गिरती है उतनी ही तेजी से इमीडिएट या बिना किसी हेजिटेशन के जब कोई काम करता है तो उसको बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ हैट, शी इज रेडी टू हेल्प एनीवन एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। यानी वो किसी भी इंसान की इमीडिएट बिना सोचे समझे मदद करने के लिए तैयार रहता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। बीट अराउंड द बुश, अवॉइड द मेन टॉपिक। अब क्या होता है, लोग घुमा फिरा के बहुत ज्यादा बात, यहाँ की बात करेंगे कि मैं पार्टी में भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, है ना, यहाँ भी गया। यानी कि अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, एक स्टूडेंट है, ठीक है, मान लिया ये स्टूडेंट है, ठीक है, अब ये लेट आता है, लेट क्लास में एंट्री करता है, तो मैडम है यहाँ पे, मैडम पूछती है कि भैया लेट क्यों आए तुम, तो ये क्या कहता है कि नहीं, मेरा क्या होता है कि मेरी ड्रेस जो है वो प्रेस नहीं थी और मम्मी ने आज मेरा लंच नहीं बनाया था, इस वजह से उन लंच बनाने में देर हो गई तो मैं लेट आया। तो मैडम क्या करती है, डोंट बीट अराउंड द बुश, जस्ट कम ऑन द मेन टॉपिक। क्यों मतलब लेट आए ये बताओ। तो इस वजह से घुमा फिरा के जो लोग बात करते हैं, तो वहां पे इस इडियम का यूज किया जाता है, बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा कर बात करना। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रूथ, यानी कि मुझे जो ट्रूथ है वो बताओ, घुमा फिरा के बात ना करो। जैसा कि यहाँ पे देखिए, अब ये इधर उधर घास पे पीट रहा है, लेकिन ये जो मेन खरगोश को ढूंढ रहा है, तो खरगोश यहाँ बैठा है, डायरेक्ट ये चाहे तो यहाँ से आके यहाँ सर्च कर सकता है, लेकिन ये इधर उधर मार रहा है। ओके, रेनिंग कैट्स एंड डॉग रेनिंग वेरी हैविली, यानी कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग मतलब मूसलाधार बारिश होना। बहुत तेज जब बारिश होती है तो कहा जाता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग, डोंट गो आउट, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि ट्राई एवरी पॉसिबल वे, यानी कि किस एक एक पत्थर को जब जैसे कि आपका क्या होता है कि बाई चांस ये आपकी इंगेजमेंट रिंग है, अब ये पत्थरों के बीच में ऐसे 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 गिर गई, तो आप क्या करेंगे, एक एक पत्थर को उठाकर देखेंगे, है ना। तो आप इस जगह पे क्या बोलेगा, लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि सारे पत्थरों को उठाकर देखा, ट्राई एवरी पॉसिबल वे, हर संभव कोशिश करना। ही फेल्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू पास द एग्जाम, यानी एग्जाम को पास करने के लिए उसने हर संभव कोशिश की, जैसा कि यहाँ पे देखिए कर रहा है ये। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, यानी कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि जब आपकी कोई अचानक से भेद खुल जाता है तो वहां पे बोलते हैं इडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, सी लेट द कैट आउट द बैग अबाउट द सरप्राइज। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये झोले में भर के इस कैट को लेके आते हैं, ठीक है, अब किसी को गिफ्ट देने के लिए, लेकिन ये कैट क्या होती है, ये फिर अपने मन से खुद ही से निकल आती है ना। तो इस वजह से बोलता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी सरप्राइज पूरी तरीके से खराब कर देती है। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन, मुश्किल काम और इंसान, यानी कि हार्ड नट टू क्रैक, बहुत ही डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम होती है जो सॉल्व ना की जा सके, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसको समझा ना जा सके, वो होता है अ हार्ड नट टू क्रैक। दिस मैथ प्रॉब्लम इज अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स की ये प्रॉब्लम। देखिए ये जो नट्स होता है इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कभी कभी क्या होता था, मैं नट जो था ये मैं अपने दांत से तोड़ देती थी, बट अब वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि पहले हम लोग गांव में रहा करते थे और गन्ने चूसते थे बहुत ज्यादा, तो उससे हमारे दांत वगैरह सब बहुत मजबूत रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी जब से यहाँ सिटी में रहने लगे तो वो सारी चीजें छूट गई है ना। तो जब किसी चीज को हम छोड़ देते हैं तो वो चीजें हो नहीं पाती कंटिन्यूअस, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई करना जरूरी है। एक बार अगर आप पढ़ाई भी छोड़ देंगे तो पढ़ाई आपसे नहीं हो पाएगी। रेड लेटर डे, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल जो डे होता है कैलेंडर में, आपने देखा होगा कुछ तारीखें जो होती हैं वो लाल अक्षर से लिखी होती है, जैसे कि 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये जो डेट्स हैं ये आपको रेड लेटर में दिखाई देंगे। तो यानी कि बहुत ही जब मेमोरेबल कोई डे होता है, यादगार दिन होता है, तब उसको हम रेड लेटर में मार्क करते हैं, फंबल हो गया, उसको हम मार्क करते हैं कैलेंडर में। अगस्त 15th इज अ रेड लेटर डे बाई फॉर इंडियंस, यानी कि इंडियंस के लिए 15 अगस्त जो है वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, इसी वजह से उसको रेड लेटर डे बोलते हैं। ओके, ये है हमारा 15 अगस्त, इसी दिन हम लोग फ्री हुए थे, ओके, लीगल तौर पे। बट यहाँ है, चलो इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। एड फ्यूल टू द फायर,
मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी कि जब आप फ्यूल में फायर डाल देंगे, ऐड फायर में फ्यूल डालेंगे तो वो आग तो भड़केगी, यानी आग तो पहले से ही भड़की थी, लेकिन अगर आप उसमें फ्यूल डाल देंगे तो आप सिचुएशन को और ज्यादा वर्स बना देंगे। आग में घी डालना, जैसे कि आप लोग हवन वगैरह करते हैं तो जब आग एकदम लास्ट में होती है, उसमें बहुत सारा जब हवन सामग्री पड़ जाती है तो आग ना, आग पे बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, फिर वो चल नहीं पाती, तो हम क्या करते हैं उसमें घी डाल देते हैं तो वो और तेज तेज से लपटें निकलने लगती हैं, है ना? तो आग में घी डालना मतलब सिचुएशन को और ज्यादा वर्स बना देना। हिज रूड कमेंट एडेड फ्यूल टू द फायर, यानी कि बहुत क्या होता है कि वो और ज्यादा मतलब परेशान थी, डिप्रेस थी, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे एक बंदा आया, बहुत ही रूड कमेंट कर दिया, है ना? तो उसको और नहीं पसंद आया, तो सिचुएशन और भी ज्यादा क्या हो गई, वर्स हो गई। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि गिरे हुए दूध पर रोना। रिग्रेट समथिंग दैट कांट बी चेंज, यानी कि जब आपका जैसे कि ये दूध रखा है, ये दूध रखा है बाई चांस, ठीक है? अब ये क्या होता है, कभी कभी हम लोग दूध चढ़ा के चले जाते हैं और जब तक खड़े रहते हैं तब तक ये नहीं उबलता है, लेकिन जब हम जाते हैं वैसे ही इसमें उबाल आता है, ये बिखर के सारा यहाँ पे हमारे गैस वगैरह को गंदा कर देता है। तो हम क्या कहते हैं कि अब हम रोते रहते हैं इस पे कि यार 2 मिनट और खड़े हो गए होते तो ना गिरता, ऐसा होता, अब गैस भी हमको साफ करनी पड़ेगी, ये सब चीजें होती है। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि जो गिर गया उस पे पछतावा करना, बीती बातों पर पछताना, बेसिकली इसका ये मतलब होता है। रिग्रेट समथिंग दैट कांट बी चेंज, यानी कोई चीज ऐसी है जो चेंज नहीं की जा सकती, उस पे आप रिग्रेट कर रहे हैं। स्टॉप क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, जस्ट मूव ऑन करो यार, दोबारा से पैकेट दूध का लेके आओ जाके और चाय बनाओ, ठीक है? ये होता है। प्रोस थिक एंड थिन, यानी थिक एंड थिन यानी कि विपरीत परिस्थिति और जो अच्छी परिस्थिति है दोनों में साथ होना। सपोर्ट इन गुड एंड बैड थिंग्स, यानी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हमारे होते हैं जो हमारे थ्रो थिक एंड थिन हमारे साथ रहते हैं, सुख दुख के साथी होते हैं। सी स्टूड अप माई मी थ्रो थिक एंड थिन, यानी कि वो मेरे सुख और दुख में मेरे साथ खड़ी रही, जैसे कि ये है। अब ये दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। ओके। एंड इन स्मोक, फेल विदाउट एनी रिजल्ट, यानी कि कोई काम करते तो कहते हैं हम धुएं में उड़ गए, देखा ना, धुएं में उड़ गए। तो यहाँ पे बिना किसी रिजल्ट के जब बात होती है तो एंड इन स्मोक, धुआं हो जाना, व्यर्थ जाना। ऑल देयर प्लान एंडेड इन स्मोक, यानी जो जो भी उसने प्लान्स बनाए थे कि ये कर लेगा ये कर लेगा, लेकिन वो भी कोई भी प्लान जो है वो सक्सेस नहीं हुए। क्या नहीं हुए? सक्सेस नहीं हुए, तो क्या हुआ, उसका बेकार हो गया सारा प्लान बनाना। ऑल एट सी, ऑल एट सी मतलब कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड, पजल्ड, है ना? असमंजस में होना, डिसाइड ना कर पाना। ऑल एट सी मतलब ऑल एट सी मतलब चारों तरफ उसको समुद्र दिखाई देना। द पजल क्वेश्चन लेफ्ट मी ऑल एट सी, यानी कि एक क्वेश्चन, पजल के क्वेश्चन ने मुझे पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया। जैसे कि ये अभिजीत है, उनकी याददाश्त चली गई है। तो एक ऐसा ही केस था सीआईडी में, मैंने देखा था, इनकी याददाश्त चली गई थी तो फिर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, मैं कौन हूँ, मैं अभिजीत हूँ, कौन अभिजीत, कौन दया, ऐसे करके। यहाँ पे वही चीज है। तो ये अभिजीत है, इनकी याददाश्त चली गई, पूरी तरीके से कंफ्यूज है। ऑल एट सी है इनके लिए सिचुएशन, है ना? बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, यानी कि अपनी क्षमता से ज्यादा काम लेना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये बर्ड है, अब आपको क्या लगता है ये बर्ड जो इतनी बड़ी ये फिश पकड़े है इसको खा पाएगी? यानी इसकी क्षमता नहीं है इसको खाना, लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा ये काम कर रही है। बिट ऑफ मोर देन आई पुट यू विद 2 जॉब्स। ओके। बाइट द बुलेट, इंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली, मजबूरी में स्वीकार करना। कोई भी चीज जब क्या होती है, आपको मजबूरी में क्या होता है कि जब हम किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो हमें चीजें नहीं पसंद होती हैं, लेकिन क्या है, हमें अर्निंग भी करनी है, हमें अपनी अपनी मतलब जो एक जॉब है उसको भी नहीं छोड़ना है, अपना खर्चा भी चलाना है, इस वजह से हम क्या करते हैं, उन बातों को भी सुनते हैं जो हमें नहीं सुनना चाहिए, तो मजबूरी में हम उन चीजों को करते हैं। आई डिडेंट वॉन्ट टू गेट द इंजेक्शन बट आई हैड टू बाइट द बुलेट, यानी कि मैं इंजेक्शन लेना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे कोरोना हो गया था तो मुझे वैक्सीन लेना पड़ा, इस वजह से वो मजबूरी थी हमारी, तो बाइट द बुलेट वाली सिचुएशन थी। ऑन द क्लाउड नाइन, एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि
पूरा एकदम बादलों पे लेटे हुए, एकदम कोई चिंता नहीं, कोई बहुत ज़्यादा खुश होने वाली जो हालत होती है, तो वहाँ पे होता है। देखिए ये कितना रिलैक्स है। ऑन क्लाउड 9, शी वाज़ ऑन क्लाउड 9 आफ्टर हर प्रमोशन। अब प्रमोशन हो गया, अब उसकी बल्ले-बल्ले वो पहुँच गया है ऑन क्लाउड 9 जैसी सिचुएशन में, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी है वो। स्नेक इन द ग्रास, a hidden enemy or traitor, छुपा हुआ दुश्मन। ओके, एग्जाम्पल बी केयरफुल, बी ही सीम्स नाइस बट कुड बी अ स्नेक इन द ग्रास। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एक घास होती है, तो उसमें जब स्नैक स्नेक जो होता है वो बैठा हुआ होता है, ठीक है। स्नेक बैठा हुआ होता है लेकिन वो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन इसका मतलब है ये तो नहीं कि वो नहीं है, मौका मिलते वो निकलेगा और तुम्हें डस लेगा। ठीक है, ऐसा ही है। अब ये दोनों कलीग्स हैं, आपस में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ये इसी की कुर्सी पे आना चाहता है, इस वजह से इससे चाटुकारिता करता है। फिर एक दिन क्या होगा, इसका प्रेजेंटेशन चुरा के खुद प्रेजेंट कर देगा और इसकी पोजीशन को छीन लेगा। ये देखिए पीछे ये चाकू लिए हुआ है, ठीक है, स्नेक इन द ग्रास। मिस द बोट या बस, लॉस एन अपॉर्चुनिटी। जब आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं तो वहां पे मिस द बोट या बस का यूज करते हैं, मौका गंवाना। इफ यू डोंट अप्लाई नाउ यू विल मिस द बोट, यानी कि अगर किसी जॉब की एप्लीकेशन निकली है, वहां पे इंटरव्यू ही नहीं है, डायरेक्ट आपकी मेरिट पे सिलेक्शन होना है, ना कोई एग्जाम होना है, तो अगर आप उस चांस को मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं, मिस द बोट कर देते हैं। तो इस वजह से इसने ये बस नहीं ली। अब ये क्या है, अपने इंटरव्यू तक ये नहीं पहुंच पाएगा और ये जॉब नहीं मिलेगी इसको। ओके, टर्न अ डीफ ईयर, इग्नोर डिलिबरेटली, यानी कि अनसुना कर देना। जानबूझ के जब आप कोई चीज को अनसुना करते हैं तो टर्न अ डीफ ईयर, ही टर्न अ डीफ ईयर टू माय एडवाइस, यानी मैं उसको सलाह सलाह पे सलाह दिए जा रही थी, लेकिन वो क्या कर रहा था, टर्न अ डीफ ईयर, यानी उसने मेरी सारी सलाहों को अनसुना कर दिया। जैसे कि ये कह रहा है बस करो यार सलाह देना, मैं खुद समझदार हूँ, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, है ना। रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। रीड बिटवीन द लाइन्स, कभी कभी क्या होता है, ये जो पूरी लाइन्स होती हैं, ठीक है, अब इनमें भी एक बात कोई ऐसी होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि शेक्सपियर का तो पूरा इस हैमलेट प्ले है, लेकिन टू बी और नॉट टू बी, ये जो सोलिलोकी है इसकी, ये जो लाइन है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुई, और ये लाइन को जब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा तभी तो हमको पता चला कि ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्ले की। तो इसी तरीके से छिपा हुआ अर्थ समझना। अब मेनली अगर देखा जाए तो टू बी और नॉट टू बी में ही इस प्ले का पूरा सारांश आपको मिल जाएगा। क्या प्ले में क्या ऐसा क्यों बोला उसने, ये करके आप खुद ही से क्वेश्चन करने लगेंगे। तो ये बेसिकली होता तब जब आप रीड बिटवीन द लाइंस, यानी कि लाइंस को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग तरीके से पढ़ते हैं। यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस टू एस द कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। ओके, जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं तभी आप कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चन लगा पाएंगे। पीस ऑफ केक, यानी कि वेरी इजी टास्क और आसान काम जो होता है, द एग्जाम और द पीस ऑफ केक फॉर हर, या पीस ऑफ केक ऐसे ही होता है, इसको उठा के चुपचाप से ऐसे हाथ में लेके खा लो, काटना भी नहीं, तो इस वजह से बहुत इजी टास्क। 5 फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि इरेग्युलर विद पॉज। ओके, जैसे कि कोई काम क्या होता है कि यहाँ से चले हम, ठीक है, अब यहाँ से ये चल रही, फिर यहाँ से करके ये ग्रोथ हुई, फिर ये ग्रोथ हुई, फिर ये ऊपर उठ गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ये हो गई, है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे 5 फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि रेगुलरिटी उसमें ना देखना, इरेगुलर होना, कभी ज्यादा होना कभी कम होना। अब ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स नॉट कंसिस्टेंटली, यानी कि लोग क्या करते हैं, जिम वाले को पैसे भी दे देंगे, लेकिन जिम जाएंगे शुरुआत में पहले, ठीक है, जाएंगे मस्त करेंगे सब कुछ करेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो इरेगुलर हो जाते हैं, रेगुलर फॉर्म में नहीं करेंगे, कभी दिन में जाते होंगे तो दोपहर में चले जाएंगे, दोपहर में जाते होंगे तो रात में चले जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम कहेंगे बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय लीप एंड बाउंस, मतलब वेरी रैपिडली, तेजी से जब प्रगति होती है तब हम कहेंगे बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ही स्किल्स, हर स्किल्स इम्प्रूव्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि बहुत रैपिडली उसकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हुई हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। देखिए जैसे इसकी स्किल इम्प्रूव हुई, इन्हें छलांग लगा के बढ़िया सा मैनेजर बन गया ये, है ना। कॉक एंड बुल स्टोरी, क्या ऐसा हुआ है, कॉक एंड बुल की कोई सी जोड़ी है क्या, मुर्गे और सांड की कोई जोड़ी हो सकती है क्या। एन एन अनबिलीवेबल एक्सक्यूज,
झूठी कहानी बताना। ही एक्सक्यूज वॉज जस्ट अ कॉक एंड बुल स्टोरी। कभी कभी क्या होता है कि हम हमेशा, आप लोगों को याद होगा कि जब भी हम स्कूल में थे तो एप्लीकेशन लिखते थे, तो हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे फीवर का ही एप्लीकेशन लिखते थे हमेशा, कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो हर बार किसी को फीवर हो सकता है, कोई और भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर धीरे धीरे हम लोग और होशियार हुए, और ज्यादा बहाने निकालने लगे, तो वो एक तरीके से कॉक एंड बुल स्टोरी है। ओके। गिव द कोल्ड शोल्डर मतलब इग्नोर समवन इंटेंशनली। जब आप किसी को इंटेंशनली इग्नोर करते हैं तो हम कहेंगे गिव द कोल्ड शोल्डर, नजरअंदाज करना। शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर आफ्टर आवर फाइट, यानी कि जब उसकी लड़ाई हो जाती है तो क्या करते हैं लोग, ऐसे कंधे दिखा देते हैं सिर्फ। गिव द कोल्ड शोल्डर। यहाँ पे देखिए इन दोनों की क्या है, दोस्त थे लेकिन इनकी लड़ाई हो गई। अब ये लड़की आई आई यहाँ बैठी है, तो ये आया है इससे मिलने, लेकिन ये क्या कर रही है, इसको गिव द कोल्ड शोल्डर कर दे रही है, फिर नजरअंदाज कर दे रही है। इन अ नटशेल मतलब बहुत ही समराइज्ड वे में कोई चीज बताना, संक्षेप में बताना, तो हम कहेंगे इन अ नटशेल। प्लीज एक्सप्लेन इन अ नटशेल। इन अ नटशेल द प्रोजेक्ट फेल ड्यू टू पुअर प्लानिंग। अगर संक्षेप में बात करूं तो जो प्रोजेक्ट है वो फेल हुआ है पुअर प्लानिंग की वजह से। ओके। इन द सेम बोट यानी कि इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, जब एक जैसी मुसीबत में होते हैं तब हम बोलते हैं इन द सेम बोट। अब यही क्यों रखा गया, बोट ही क्यों रखा गया, तो यहाँ पे जैसे कि एक नदी या समुद्र है, उसमें बोट चल रही है, तो जब बहुत सारे लोग हैं तो प्रॉब्लम आएगी, तो सबको तो फेस करनी पड़ेगी। तो इन द सेम बोट, वी आर ऑल द सेम बोट ड्यूरिंग द क्राइसिस, यानी क्राइसिस जो हुआ है तो हम सभी एक ही बोट में है, सेम प्रॉब्लम में है। पुल योर सेल्फ टूगेदर यानी कि काम डाउन एंड रीगेन कंट्रोल, संभल जाना। पुल योर सेल्फ टूगेदर कहते नहीं, जब कोई भी वर्स्ट सिचुएशन होती है, किसी का ब्रेकअप होता है, तो वो क्या करता है, पुल योर सेल्फ टूगेदर, स्टॉप क्राइंग एंड पुल योर सेल्फ टूगेदर, यानी कि अपने आप को संभालो, जैसा कि ये कर रहा है। कॉल इट अ डे यानी कि स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, काम खत्म होना, यानी कि जब आप दिन भर काम करते हैं तो काम जब खत्म होता है तो हम कहते हैं कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे एंड गो होम, यानी कि काम को खत्म करो और घर जाओ। जैसा कि ये रिलैक्स है, काम खत्म हो गया, अब घर जाने की तैयारी कर रहा है, सोच रहा है चाय समोसे खाऊंगा जाके, है ना। अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स यानी कि अनएक्सपेक्टेड विनर। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, आप रिंकू सिंह को जानते हैं, तो आपको तुरंत उसके 5 सिक्सेस जो उन्होंने आईपीएल 2023 में मारे थे, वो आपको तुरंत से याद हो जाएगा, क्योंकि उस उन सिक्सेस से जो रिंकू सिंह है वो काफी ज्यादा हाइप उनको मिल गई थी, काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी उससे मिल गई थी। इस वजह से हम कहेंगे रिंकू सिंह वॉज द डार्क हॉर्स ऑफ आईपीएल 2023, स्टनिंग fans with his 5 consecutive sixes to win a match for KKR against Gujarat Titans। ओके, ये केकेआर की टीम से खेल रहे थे और इन्होंने जब 5 सिक्सेस लगाए तो इन द लास्ट मोमेंट उन 5 सिक्सेस की वजह से वो मैच जीत गए थे, इसलिए हम कहेंगे ये एक तरीके के डार्क हॉर्स हैं, डॉग हॉर्स हैं रिंकू सिंह। ओके। अ डाइम, अ डाइम और डॉजन यानी कि वेरी कॉमन, आम बात होना। सच आइडियाज आर डाइम अ डजन दीज डेज, यानी इस तरीके के जो आइडियाज हैं कि हम दाल चावल खाते हैं, या हम क्या बोलते हैं, हम ऑफिस ज्यादा जाते हैं, हम यूट्यूब से पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ना भी एक कॉमन डाइम अ डजन जैसे, ठीक ऐसे ही जैसे कि हम दाल चावल की बात करें तो ये एक तरीके से वेरी कॉमन फूड है ना। अ स्टोन्स थ्रो अवे यानी कि बहुत ही नियर होना, वेरी पास। ओके, सॉरी, बहुत ही नियर, वेरी वेरी नियर और बहुत पास, मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दिया। द स्टेशन इज जस्ट द स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम हियर, यानी कि यहाँ से जो स्टेशन है वो बहुत ही नजदीक है। अब देखिए ये जो गड़ा हुआ धन है ये क्या है, ये बोलेगा ये जो खजाना है ये अ स्टोन्स थ्रो अवे, यानी कि बहुत ही नजदीक है, खोदते खोदते ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। ओके। नेक्स्ट है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि स्टार्ट प्लानिंग अगेन, यानी कि अब फिर से तुम ड्राइंग बोर्ड के पास आ जाओ और अब प्लानिंग फिर से योजना बनाओ, और क्योंकि तुम्हारा जो प्लान है वो फेल हो चुका है, अवर प्लान फेल्ड सो इट्स बैक टू ड्राइंग बोर्ड, जैसे कि ये यहाँ पर बना रही है। मान लिया ऐसा है कि जैसे कि आपने देखा होगा जो पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं,
मान लिया कि चलो क्राइम पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वो एक प्लानिंग बना के इसको इसको सस्पेक्ट मान के काम करते हैं, लेकिन क्या होता है विलन आखिरी में कोई नहीं निकलता है, तो वो फिर से क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। तो कहेंगे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड अगेन। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि गलत पेड़ के नीचे भौंकना। रॉन्ग अप्रोच, गलत प्रयास करना, गलत दशा में प्रयास करना। इफ यू थिंक आई टूक योर बुक, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर तुमको लगता है कि मैंने तुम्हारी किताब लिया है, तो तुम बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि गलत जगह पे प्रयास कर रहे हो, रॉन्ग अप्रोच कर रहे हो। जैसे कि क्या होता है, ये बिल्ली यहाँ पे बैठी है, लेकिन लोमड़ी जो है वो इस पेड़ के नीचे हॉक रही है। ओके, तो इसलिए कहेंगे ये रॉन्ग अप्रोच कर रही है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बी ऑल ईयर्स, यानी कि बहुत ही ध्यान से सुनना। ईगर टू लिसन, टेल मी योर आइडिया, आई एम ऑल ईयर्स। जैसे कि यहाँ पे ये कह रही कि नहीं, मुझे अपने आइडियाज बताओ, मैं अपने सारे कान को लेके तुम्हारे पास बैठी हूँ तुम्हें ध्यान से सुनने के लिए, है ना। ईट हम्बल पाई, यानी कि एडमिट योर रॉन्ग, यानी कि तुमने जो कुछ भी गलत किया है उसको मतलब मानना, यानी कि हार मान लेना। आफ्टर आर्गुइंग ही हैड टू ईट हम्बल पाई व्हेन प्रूवन रॉन्ग, जब ये क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा बहस कर रहे होते हैं, अपने अपने जो बॉस है उनसे बहुत ज्यादा बहस कर रहे होते हैं, आर्ग्यू कर रहे होते हैं, लेकिन आखिरी में क्या होता है, सीसीटीवी में इनका जो करप्शन है वो पकड़ा जाता है, तो ये क्या करते हैं, ईट हम्बल पाई, यानी कि अपनी जो गलती है वो मान लेते हैं और सॉरी बोलते हैं। एट वंस बिट्स एंड, यानी कि कंप्लीटली कंफ्यूज, पूरी तरह उलझन में। अब इसको समझ में नहीं आता, यानी इसकी बुद्धि पूरी तरीके से खत्म हो गई। आई एम एट माई बिट्स एंड ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते मेरी जो बुद्धि है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, उलझन में आ गई है, जैसा कि ये कह रही है। बिल्ड कैसल इन द एयर, यानी कि हवाई महल बनाना। हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम, यानी कि ऐसे ड्रीम जो पूरे ना हो सके। हवाई महल बनाना, महल बनाना, ठीक है, हवाई महल बनाना। स्टॉप बिल्डिंग कैसल इन द एयर एंड फोकस ऑन रियलिटी। अब क्या होता है, लोग पहले उनको जॉब नहीं लगती है, तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी पहले से ही वो हवाई महल बनाने लगते हैं कि हाँ जॉब लग जाएगी तो ये फ्लैट ले लूंगा, ये ले लूंगा, फॉर्चूनर ले लूंगा, हार ले लूंगा। लेकिन आप पहले मेहनत करें, उस चीज को पाएं, तब आप कोई चीज बात करें, रियलिस्टिक बात करें। अनरियलिस्टिक ड्रीम ना देखें जो कि सच नहीं है। बर्न वंस ब्रिज, यानी कि कट ऑफ ऑल ऑप्शन, यानी कि सारे ऑप्शंस को खत्म करना, वापसी के सारे रास्ते बंद कर देना। ही बर्न द हिज ब्रिज बाई क्विटिंग एंग्रीली, यानी गुस्से में क्या होता है कि वो मतलब वापसी के सारे रास्ते बंद करता। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में होते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, तो ये बंदा क्या करता है, ये ब्रिज को जो इनके बीच में था उसको खत्म कर देता है, यानी कि वापसी के सारे रास्ते ही खत्म कर देता। अब ना ये वापस जा सकती है ना ये वापस आ सकता है, तो इस वजह से सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो हम कहेंगे बर्न वंस ब्रिज। कैच रेड हैंडेड, यानी कि रंगे हाथ पकड़ना। कैच वाइल कमिटिंग क्राइम, जब क्राइम कर रहा होता है तब उसी समय अगर आप किसी को पकड़ लेते हैं तो हम कहेंगे कैच रेड हैंडेड, यानी कि अपराध करते हुए पकड़ना। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड स्टीलिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी को चोरी करते समय चोर को हमने रंगे हाथों पकड़ा, कॉट रेड हैंडेड, जैसे कि इसके ये रेड हैंड आपको दिख रहे हैं। ओके, क्लोज सेव, यानी कि नैरो स्केप, बाल बाल बचना। जैसे कि ये बच्चा है आपको दिख रहा है, अब ये सेव कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये जरा सा बाल बाल बचा होगा, वरना इसका पूरा गाल वाल सब कट जाता है। दैट कार एक्सीडेंट वाज अ क्लोज सेव, यानी कि जैसे क्लोज सेव में जरा सा भी गलती होती है तो हमारा गाल वगैरह कट जाता है ना। डोंट काउंट चिकन्स बिफोर दे हैच। ओके, डोंट अज्यूम सक्सेस अर्ली, यानी कि बिना अंडे देखकर मुर्गी ना गिने। ओके, यू माइट नॉट गेट द जॉब, डोंट काउंट योर चिकन्स, यानी कि तुम जब तक जॉब ना पालो तब तक मतलब उसको उसके सक्सेस मत बनाओ, अर्ली सक्सेस मत बनाओ, ऐसा कह रही है। यानी कि अब ये क्या कह रही है कि ये अंडे देख के बता रही है कि इतनी मेरे मुर्गियां होंगी, लेकिन ये अंडा तो क्या है, इसमें प्रॉब्लम है, तो इस वजह से कह रहे हैं कि डोंट काउंट चिकन्स बिफोर दे हैच। फुल ऑफ बीन्स मतलब एवरी एनर्जेटिक, ऊर्जा से
भरपूर, वेरी एनर्जेटिक यानी कि बहुत ज्यादा जब एनर्जी होती है तो हम कहेंगे फुल ऑफ बीन्स यानी कि बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ है। द किड्स आर फुल ऑफ बीन्स टुडे, जैसा कि ये दिख रहा है। गो द एक्स्ट्रा माइल्स यानी कि मेक स्पेशल एफर्ट, अतिरिक्त प्रयास करना। सी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल्स टू हेल्प अदर्स। ओके, इन्स एंड आउट यानी कि डिटेल्ड नॉलेज। अब क्या होता है किसी के घर में, क्या होता है कि चोर जब आते हैं तो उनको क्या होता है, घर में कौन सा रास्ता पीछे की तरफ खुलता है, कौन सा इधर खुलता है, कौन सा इधर खुलता है, उनको सारी जानकारी होती है, तब वो चोरी करने पहुंचते हैं। तो हम कहेंगे इन्स एंड आउट की सारी जानकारी है, डिटेल्ड नॉलेज है, पूरी जानकारी होना। ही नोज ऑल ऑल द इन्स एंड आउट ऑफ दिस बिजनेस यानी कि बिजनेस के सारी डिटेल नॉलेज है उसको। स्पिक एंड स्पैन मतलब क्या होता है इसका, वेरी क्लीन, चमकता हुआ सा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। कीप योर रूम स्पिक एंड स्पैन यानी कि बहुत ही क्लीन रखो अपना रूम। गेट कोल्ड फीट मतलब बिकम नर्वस, बहुत ज्यादा जब नर्वस होते हैं, जैसे कि बहुत लोगों का एग्जाम होता है तो उसमें बहुत ज्यादा वो नर्वस हो जाते हैं, तो कहेंगे गेट कोल्ड फीट। ही गॉट कोल्ड फीट बिफोर हिज वेडिंग यानी कि वेडिंग से पहले वो बहुत ज्यादा नर्वस था। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब प्रिटेंड नॉट टू सी यानी कि ऐसा दिखाना कि वो देख नहीं रहा, अनदेखा करना। द टीचर टर्न अ ब्लाइंड आई टू देयर मिसचीफ। ओके, अपनी गलती, उसकी गलतियों को ऐसा देखा कि अनदेखा कर दिया टीचर ने। अप इन आर्म्स यानी कि एंग्री एंड प्रोटेस्टिंग, नाराज होकर जो विरोध किया जाता है तो हम कहेंगे अप इन आर्म्स, जैसा कि यहाँ पे देखिए ये लोग कर रहे हैं, इनके हाथ ऊपर उठे हुए हैं और ये गुस्से से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रेजिडेंट्स वर अप इन आर्म अबाउट द न्यू लॉ यानी जो भी नया कानून आया है उसके लिए लोग गुस्से में प्रदर्शन कर रहे हैं। वियर हार्ट ऑन स्लेव यानी कि शो इमोशंस ओपनली, भावनाएं खुलकर दिखाना। सी वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव, एवरीवन नोज हाउ शी फील्स यानी कि वो अपना जो भी भावनाएं हैं वो अब खुलकर सामने रखती है, इस वजह से लोग उसको जानते हैं कि वो कैसा फील कर रही है। अब जैसे कि ये सारे टेबल पे जो लोग बैठे हैं ये खुलकर क्या कर रहे हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो वियर हार्ट ऑन द स्लीव, ऑन स्लीव इसका मतलब होता है। व्हाइट एलिफ व्हाइट एलिफेंट मतलब कॉस्टली बट यूजलेस। जो व्हाइट एलिफेंट होता है वो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि वो बहुत कॉस्टली होता है लेकिन यूजलेस होता है, महंगा पर बेकार। दैट एक्सपेंसिव स्टैचू इज जस्ट अ व्हाइट एलिफेंट यानी कि जो एक्सपेंसिव स्टैचू लगाया गया है ये इसी तरीके से है जैसे व्हाइट एलिफेंट है। अब देखिए टिश्यू पेपर की जगह अगर हम ये गोल्डन की प्लेट रखवा दें तो ये कॉस्टली तो है लेकिन क्या हम इसका यूज कर सकते हैं? करके देखिएगा आप लोग अपने वॉशरूम में, है ना। मैन ऑफ लेटर्स मतलब लर्नड पर्सन, जो विद्वान व्यक्ति होता है उसको हम बोलेंगे मैन ऑफ लेटर्स। अवर प्रोफेसर इज ट्रूली अ मैन ऑफ लेटर यानी कि मेरे जो प्रोफेसर हैं वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, और यहाँ पे अंबेडकर जी भी बहुत ही ज्यादा विद्वान व्यक्ति हैं। स्टॉर्म इन अ टी कप यानी कि बिग फस ओवर नथिंग यानी बहुत ही छोटी बात का जब आप बतंगड़ बना देते हैं तो ऐसा होता है, तूफान को प्याले में ला देते हैं यानी कि छोटी बात का बतंगड़ कर देना, है ना। जैसे देयर आर्ग्यूमेंट वॉज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, क्या हुआ कि ये लोग बैठे थे, ठीक है, अब किसी बात पे इनके बीच में कोई छोटी सी ही बात होगी उसमें इनकी बहस हो गई, फिर इतनी बहस हो गई कि ये दोनों लड़ने लगे आपस में, है ना। एड इंसल्ट टू इंजरी, मेक बैड सिचुएशन वर्स यानी कि बुरी सिचुएशन बना देना। बैड सिचुएशन तो थी उसको और ज्यादा बुरी, जले पर नमक छिड़कना। लूजिंग माई जॉब वॉज बैड एंड देन एडिंग इंसल्ट टू इंजरी माई कार ब्रेक डाउन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता, मैंने अपनी जॉब तो खो ही दी थी लेकिन जो हमारा कार एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से क्या हो गया, एक जो इंसल्ट हमारी इंजरी में ऐड हो गई। जैसा कि यहाँ पे क्या था, अब ये तो गिरा हुआ था इसका जो साथी था, लेकिन ये मैडम क्या करती हैं, ये अपने आप को इस डोरी में फंसा के खुद को भी गिरा लेती। अब किसको बचाने वाला या इसको बचाने वाला कोई भी नहीं। तो मेक बैड सिचुएशन मोर वर्स।
एप्पल ऑफ वंस आई यानी कि वेरी डियर पर्सन, बहुत आंखों का तारा होना, बड़ा प्यारा होना। हिज डॉटर इज द एप्पल ऑफ द आई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये दोनों हैं पेरेंट्स, इनकी एक ही बेटी है, तो ये इनके लिए क्या है, एप्पल ऑफ वंस आई है। नेक्स्ट है हमारा बैक टू स्क्वायर वन, स्टार्ट ओवर अगेन। बैक टू स्क्वायर वन मतलब फिर से शुरुआत करना, फिर से शुरू करना। द एक्सपेरिमेंट फेल्ड, सो वी आर बैक टू द स्क्वायर वन, यानी कि हमने, इसने क्या किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, लेकिन क्या हुआ था, ये फिसल के गिर गया, तो ये फिर से क्या, फिर से यहाँ पे वन पे आ गया, 100 पे गया था। जैसे कि आपने लूडो में सांप सीढ़ी खेला होगा, तो उसमें लंबे से सांप जब सीढ़ी पकड़ते हैं, फिर जब वहां लंबा सा सांप को काट लेता है तो हम पूरा नीचे आ जाते हैं। तो वही चीज होती है स्टार्ट ओवर अगेन, बैक टू द स्क्वायर वन, उसमें भी स्क्वायर होते हैं। ओके, स्क्वायर होते हैं, तो जैसे कि हम क्या होता है, विक्ट्री पे पहुंचने वाले होते हैं, तो विक्ट्री पे जो सांप हमको काटता है तो सीधे हमको वन पे पहुंचा देता है। तो वही यहाँ पे बोला गया, बैक टू द स्क्वायर वन, द एक्सपेरिमेंट फेल्ड सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। बैड ब्लड मतलब इल फीलिंग बिटवीन पीपल। ओके, दुश्मनी की भावना जब किसी के अंदर होती है तो हम कहेंगे बैड ब्लड, देयर्स देयर्स बैड ब्लड बिटवीन दोज टू फैमिलीज। ओके, जैसे कि यहाँ पे जो आपको ये दोनों लड़कियां दिख रही हैं, ये अलग अलग फैमिली की हैं। ये इनके चाचा की लड़की है, ये बड़े पापा की लड़की है, दोनों के बीच में क्या है, बैड ब्लड है, यानी कि बहुत ही दुश्मनी की भावना है। बाल बाल इज इन योर कोड, यानी कि योर टर्न टू एक्ट, यानी कि तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, अब आपकी बारी। बाल इज इन योर कोर्ट, जब तुम्हारे, जैसे कि आपने एक गेम भी खेला होगा, क्या होता है जिसमें बॉल पास करने वाला गेम होता है, तो जिसके पास बॉल रुकती है ना, उसको गाना गाना पड़ता है, या उसको जो भी टास्क दिया जाता है वो टास्क उसको परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही है बॉल इज इन कोर्ट, यानी कि अब आपकी बारी। आई हैव मेड माई ऑफर, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब तुम्हारी बारी है। ओके, जैसे कि यहाँ पे इसने कर दिया, अब तुम मारो, तुम इसके पास जाएगी तो ये मारेगा। ओके, ब्लैक शीप, डिसग्रेस्ड फैमिली मेंबर, कुल का कलंक जो होता है उसको बोलते हैं ब्लैक शीप। जैसे शीप जो होती हैं वो सफेद होती हैं, लेकिन उनमें से क्या है, एक काली है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उसको, वो कुल का कलंक है। ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, ऑलवेज इन ट्रबल, वो हमेशा ट्रबल में रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्लैक शीप, ये सारे गोरे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये काली। चिकन हार्टेड यानी कि इजिली फ्राइटन, यानी कि बहुत ही जो डरपोक होता है उसको चिकन हार्टेड बोलते हैं। ही इज टू चिकन हार्टेड टू वॉच हॉरर मूवीज, हॉरर मूवीज को देख के ये मैडम बहुत ज्यादा डर जाती हैं, जबकि खुद भी डरावनी हो सकती हैं। तो कोई देखे इनको, है ना। खैर, लेट्स जोक सपाट था ये, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बेसिकली एग्जाम्पल के लिए डाला है। चिकन हार्टेड यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा डरपोक होते हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि मतलब जो सही टाइम पे, अच्छे टाइम पे ही साथी होते हैं उनको हम बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स ओनली इन गुड टाइम्स, मौसमी दोस्त, मौसम के हिसाब से जो दोस्त होते हैं। व्हेन आई लॉस्ट माय जॉब आई डिस्कवर्ड हु माय फेयर वेदर फ्रेंड्स वर, यानी कि जब मैंने जॉब अपनी लॉस कर दिया मुसीबत के टाइम में, तब मैंने ये जाना कि मेरे कौन फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी कि सिर्फ मौसमी दोस्त हैं। जैसे कि ये दोनों हैं, सिर्फ गंजिंग पार्टी में साथ हैं, अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये अलग भाग जाएगी, ये अलग अपना रोती रहेगी, है ना। इसी तरीके के लोग होते हैं। फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली या हमेशा के लिए। ठीक है, सी इज लविंग द कंट्री फॉर गुड, यानी कि वो इस कंट्री, ही सी इज लीविंग द कंट्री फॉर गुड, यानी कि वो इस कंट्री को हमेशा के लिए छोड़ रही है। अब जैसे कि यहाँ पे रिलेशनशिप की बात आती है, तो ये दोनों क्या करते थे, पहले रिलेशनशिप में थे, यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, देन उसके बाद इनका जो रिलेशन है वो सॉरी, वो मैरिज में टर्न हो जाता है, तो ये कपल बन जाते हैं, तो इस वजह से कहेंगे ये परमानेंटली फॉर गुड एक दूसरे से मैरिज कर लेते हैं। ओके, इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि लिखित रूप में, इन रिटन फॉर्म लिखित रूप में। आई वॉन्ट दिस एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि मैं ये जो कुछ भी तुम्हारे पास एग्रीमेंट है, इसको मैं लिखित तौर पे चाहता हूँ, लिखित रूप में चाहता हूँ। इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट एट द राइट मोमेंट, ठीक समय पर, एट द निक ऑफ द टाइम, द एम्बुलेंस अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम, यानी कि ठीक समय पर एम्बुलेंस आ गई थी।
लीव समवन इन द लर्च, अबेंडन्ड इन डिफिकल्टी, मुसीबत में छोड़ देना, लर्च में छोड़ देना। ही लेफ्ट हिज पार्टनर इन द लर्च व्हेन द बिजनेस फेल्ड, यानी उसका बिजनेस को फेल होने पे उसने क्या किया, अपने पार्टनर को लर्च में छोड़ दिया, यानी कि मुसीबत में छोड़ दिया। जैसे कि ये दोनों क्या है, ये साथ में मिलकर एक बुटीक चलाती थी, लेकिन बुटीक का थोड़ा सा क्या हुआ, लॉस हो गया। तो ये तो निकल नहीं कहीं कि नहीं मैं तो अब दूसरा काम करूंगी, मेकअप खोलूँ, मेकअप वाला खोलूँगी, तुम्हारा ये जो सिलाई कढ़ाई वाला है इसमें मैं नहीं कुछ करूँगी, और जो पैसा है वो भी लेके चली जाती है। तो मुसीबत में साथ छोड़ देना, यानी कि लर्च में छोड़ देना। आउट ऑफ द ब्लू यानी कि अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से जब कोई चीज होती है तो हम कहेंगे आउट ऑफ द ब्लू। सी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर 10 years, यानी कि अचानक से उसने 10 साल बाद मुझे कॉल किया। अब जैसे कि क्या होता है, ये गिफ्ट आता है तो अचानक से क्या निकलता है इसमें से, बॉम्ब, तब भी हम कहेंगे आउट ऑफ द ब्लू। जो भी चीजें अनएक्सपेक्टेडली होती हैं, अचानक होती हैं, तो हम कहेंगे आउट ऑफ द ब्लू। टेक टू वंस हील यानी कि रन अवे। टेक टू वंस हील मतलब इसका होता है रन अवे, भाग जाना। द थीफ टू टू हिज हील व्हेन ही सॉ द पुलिस, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। टेक टू वंस हील यानी हील मतलब अपने जूते पहन लेना और भाग जाना, लेके जूते अपने भाग जाना। इस वजह से सर पे जूते रख के भागना भी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो रन अवे मतलब पुलिस को देख के चोर भाग गया था। जंप ऑन द हैंड वैगन, jump on the bandwagon, sorry, jump on the bandwagon, join a popular trend, चलन का अनुसरण करना। कोई भी ट्रेंडिंग चीज होती है जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे, तो लोग क्या करते हैं, सब उसी चीज पे काम करने लगते हैं। तो हम कहेंगे जंप ऑन द bandwagon, okay, many companies are jumping on the AI bandwagon, okay, जितनी भी कंपनीज हैं वो एआई की तरफ अनुसरण कर रही है, एआई का अनुसरण कर रही है। जैसे कि क्या होता है, एक लोग डांस करते हैं, फिर दूसरे ने इसको फॉलो किया, तीसरे ने, इस तरीके से ये पूरा ट्रेंड बन जाता है। तो जंप ऑन द बैंड वैगन, अब जो कोई भी ये कर रहा है उसको हम कहेंगे जंप ऑन द बैंड वैगन। अब बर्ड आई व्यू यानी कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव, यानी कि जो पूरी तरीके से सब चीजों की जानकारी, पूरा पर्सपेक्टिव समझे जाने, उसको बोलते हैं अ बर्ड्स आई व्यू। फ्रॉम द हिल टॉप वी गॉट अ बर्ड आई व्यू ऑफ द सिटी, यानी कि हमने हिल के टॉप से पूरी सिटी का निरीक्षण किया कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ के पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अ केक वॉक का मतलब होता है वेरी इजी टास्क, बहुत आसान काम। द एग्जाम वाज अ केक वॉक फॉर हर, समथिंग दैट इज वेरी इजी और अकम्प्लिश, जिसको करना बहुत ही ज्यादा आसान हो उसको हम बोलते हैं केक वॉक। अ फूल्स पैराडाइज यानी कि फॉल्स हैप्पीनेस, यानी कि मूर्खों का जो स्वर्ग होता है उसको बोलते हैं अ फूल्स पैराडाइज। ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैरासाइड इफ ही थिंक्स ही विल विन, यानी कि अगर उसको लगता है कि वो जीत जाएगा तो वो अपना खुद का एक फूल्स पैराडाइज बना रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। जैसा कि ये कोट है, इट इज बेटर टू बी अनहैप्पी एंड नो द वर्स्ट देन टू बी हैप्पी इन अ फूल्स पैराडाइज, यानी कि अच्छा है कि हम अनहैप्पी रहें, लेकिन वर्ड्स से अच्छा है कि हम अनहैप्पी रहें। और जो फूल्स पैराडाइस यानी कि जो झूठा स्वर्ग है, मूर्खों का जो स्वर्ग है, उससे अच्छा है कि हम अनहैप्पी रहें। 93 है, और लिपोर्ट कांट चेंज इट्स स्पॉट, यानी कि जो लिपोर्ट होता है उसके अंदर ये स्पॉट्स बने होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। मीनिंग, तो भाव नहीं बदलता। ही प्रोमिस टू स्टॉप लाइंग बट अ लिपोर्ट कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, यानी कि उसने मतलब प्रॉमिस किया था कि वो झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन वो एक लियोपार्ड की तरह अपने स्पॉट्स को नहीं बदल सकता, यानी कि अपना स्वभाव नहीं चेंज कर सकता। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब वेरी वीक पर्सन, कमजोर व्यक्ति। डोंट बी अफ्रेड ऑफ हिम, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। जैसा कि खेतों में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके एक लोगों को खड़ा कर देते हैं, एक लोगों को नहीं, एक ऐसा पुतला टाइप का बना के खड़ा कर देंगे, और उससे क्या होगा कि जो गाय बैल होते हैं उसे देख के समझेंगे ये इंसान है, तो भाग जाएंगे, पास नहीं आएंगे, खेत में फसल बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन असलियत में ये कुछ नहीं करता है, एक वीक पर्सन के तौर पे इसको देखा जा सकता है। ओके। A wolf in a sheep's clothing,
डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, भेड़ की खाल में भेड़िया, beware ऑफ हिम ही इज अ वुल्फ इन अ sheep's क्लॉथिंग। यानी कि कभी कभी क्या होता है, लोग अपना एक बनावटी चेहरा लेके ये प्रिटेंड करते हैं कि वो हार्मलेस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसा कि ये क्या होता है, ये वुल्फ है और इसने भेड़िए का ऐसा भेष धारण किया है, लेकिन मौका पड़ते ये अपना चेहरा उतार के तुमको खा जाएगा। वुल्फ इन अ sheep's क्लॉथिंग। चाइल्ड्स डे मतलब वेरी इजी टास्क, चाइल्ड्स प्ले, सॉरी चाइल्ड्स प्ले मतलब वेरी इजी, इजी टास्क यानी कि बच्चों का खेल। फिक्सिंग दिस कंप्यूटर इज चाइल्ड्स प्ले फॉर हिम, इस कंप्यूटर को फिक्स करना मेरे लिए बच्चों का खेल था। ओके। कूल एज कुकम्बर मतलब वेरी काम, बहुत शांत व्यक्ति जो होता है उसको कहते हैं कूल एज कुकम्बर, बिल्कुल शांत पर्सन जो होता है उसको बोलते हैं। इवन ड्यूरिंग द क्राइसिस सी रिमेन्ड कूल एज अ कुकम्बर, यानी कि मुसीबत के समय में भी वो ऐसा था जैसे कूल एज कुकम्बर, यानी कि बहुत ही शांत। कट कॉर्नर्स मतलब होता है डू समथिंग चीपली और क्विकली, जल्दबाजी में काम करना। ठीक है। कट कॉर्नर्स मतलब जल्दबाजी में काम करना और बहुत ही क्विकली काम करना। दे कट कॉर्नर्स इन कंस्ट्रक्शन एंड नाउ द बिल्डिंग हैज प्रॉब्लम, यानी बहुत ही डू समथिंग चीपली भी होता है इसका, यानी बहुत ही सस्ता काम करना। उसने मतलब कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, कंजूसी किया या फिर चीप काम किया जिसकी वजह से बिल्डिंग को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ओके। कट द मस्टर्ड यानी कि परफॉर्म सेटिस्फैक्टरीली, अपेक्षित प्रदर्शन करना। द न्यू एम्प्लॉय डिडंट कट द मस्टर्ड एंड वाज लेट गो, यानी जो नया जो एम्प्लॉय था उसने अपना अपेक्षित व्यवहार नहीं किया, इस वजह से उसको लेट गो कर दिया गया। मीटिंग द डिजायर्ड स्टैंडर्ड, यानी डिजायर्ड स्टैंडर्ड आप सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस करते हैं तब हम कहेंगे कट द मस्टर्ड। ड्रॉ अ लाइन यानी कि सेट अ लिमिट, किसी चीज की लिमिट को जब आप सेट कर देते हैं, सीमा निर्धारित कर देते हैं, तो हम कहेंगे ड्रॉ अ लाइन। वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। ओके, जैसा कि ये कह रहा है। फेदर वंस ऑन नेस्ट मतलब प्रॉफिट डिसऑनेस्टली, गलत तरीके से फायदा उठाना। द करप्ट ऑफिशियल वॉज फेदरिंग हिज ऑन नेस्ट विद पब्लिक मनी। ओके, जो करप्ट ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पब्लिक मनी को अपने मतलब फायदे के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, ये अपने पैसे को देखो यहाँ पे मुर्गी के घर में छुपाया है अपनी ब्लैक मनी, और यहाँ से उसका यूज करके अपना फायदा उठा रहा है। तो फेदर वंस ऑन नेस्ट। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन यानी कि रिसीव सिमिलर ट्रीटमेंट जैसे को तैसा। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन यानी कि तुम्हारी जो भी तुमने डीड्स किए हैं उसका वैसा ही परिणाम तुमको मिलेगा। आफ्टर इयर्स ऑफ बुलिंग अदर्स ही फाइनली गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ऑन मेडिसिन, यानी बहुत समय तक वो एक सबको बुलिंग किया करता था सबका, लेकिन अंत में क्या हुआ, उसको इसका भुगतान करना पड़ा, उसको रेस्टिगेट कर दिया गया इस कॉलेज से। हरक्यूलन टास्क का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जॉब, जो बहुत ही मुश्किल जॉब होती है उसको बोलते हैं अत्यधिक कठिन कार्य। क्लीनिंग द एंटायर वेयर हाउस वॉज अ हरक्यूलन टास्क, और जैसा कि ये बंदा है इतना छोटा सा लेकिन इतना बड़ा पत्थर उठा लिया है, तो इसको हम कहेंगे हरक्यूलन टास्क, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट काम करना। किक द बकेट यानी कि डाई, मर जाने को कहते हैं किक द बकेट। द ओल्ड मैन किक द बकेट लास्ट नाइट, जो बूढ़ा आदमी था वो कल रात मर गया। जैसा कि किक द बकेट, तो इसमें से ये सब हड्डियां निकली हुई हैं। किक द बकेट से ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि क्या होता था कि जब किसी को जलाया जाता है तो वो घड़ा जो है ना फोड़ा जाता है तो उसके सर पे, तो उससे समझ जाइएगा, थोड़ा सा हिंट लीजिए। किक द बकेट मतलब डाई। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन यानी कि एक तीर से दो निशाने। अचीव टू थिंग्स एट वंस, एक ही प्रयास से दो लाभ। बाई साइकिलिंग टू वर्क आई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, आई सेव मनी एंड गेट एक्सरसाइज। अगर हम साइकिल चलाते हैं तो वहां पे हमको क्या मिलता है, हमें मतलब एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज का भी लाभ मिलता है, साथ ही साथ हमारे पैसे भी बचते हैं क्योंकि उसमें हमारा कोई पेट्रोल वगैरह नहीं लगता है। निप इन द बड मतलब स्टॉप अर्ली, शुरुआत में ही रोक देना। वी नीड टू निप दिस बैड बिहेवियर इन द
बट यानी कि हमें इस बैड बैड बिहेवियर को पहले ही रोक देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक लड़का होता है, इसको फोन करता है, ठीक है। अब ये रॉन्ग नंबर होता है, लेकिन लड़की समझ के ये इससे बात करने लगता है बहुत ज्यादा। तो ये क्या करती है, पहले ही उसको समझा के फोन काट देती है, उससे ज्यादा बात नहीं करती है। तो इसीलिए कहेंगे निप इन द बड। सेलिंग लाइक हॉट केक्स यानी कि सेलिंग वेरी क्विकली। आप सरोजनी नगर में जाइए, वहां पे जो चीजें होती हैं बहुत जल्दी बिक बिक जाती हैं। वहां पे जो भी सामान होता है वो तुरंत ही बिक जाता है। तो इसलिए कहेंगे सेलिंग लाइक हॉट केक्स, यहाँ पे गरम केक्स की तरह तुरंत ही बिक गया। द न्यू स्मार्टफोन्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, फेक सिंपथी, दिखावटी दुख। डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, वी नो यू आर नॉट रियली सॉरी। यानी कि तुम मुझे ये दिखावटी जो क्रोकोडाइल टीयर्स है वो ना दिखाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सॉरी नहीं फील कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डिसेबल्ड मैन है इससे मिलने गया, ठीक है, पॉलिटिशियन से। तो इसने कहा कि मुझे मतलब एक बढ़िया सी गाड़ी दे दो, व्हील चेयर दे दो। तब ये क्या करता है, हाँ प्रॉमिस करता है कि दूंगा, मतलब दुख दिखावटी दुख जताता है कि हाँ मुझे दुख है तुम्हारी सिचुएशन पे, मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा। लेकिन यहाँ पे गाड़ी देने के साथ देखिए, अब ये इसको चला भी नहीं सकता, यानी कि पहले भी बैठा था अब भी बैठा है, यहाँ पे इसको पकड़ के चलाने वाला कुछ है ही नहीं, है ना। तो इस तरीके के लोगों को कहेंगे शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यानी कि फेस डिफिकल्टी बोल्डली। जब डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत ही साहस पूर्वक जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हम कहेंगे टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। यानी कि यहाँ पे देखिए, सी डिसाइड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड कन्फ्रंट हर बॉस। तो यहाँ पे क्या है, ये बुल खड़ा है और यहाँ पे ये मैन खड़ा है। अब इसने क्या है, बहुत ब्रेवली सिचुएशन का सामना किया, बहुत बोल्ड तरीके से यहाँ पे वो खड़ा रहा और बुल को हैंडल किया। द लास्ट स्ट्रॉ मतलब फाइनल अनबियरेबल प्रॉब्लम, अंतिम सहन सीमा। द लास्ट स्ट्रॉ, व्हेन ही केम होम ड्रंक अगेन, इट वाज द लास्ट स्ट्रॉ फॉर हिज वाइफ। यानी कि एक शराबी व्यक्ति था, वो रोज रोज दारू पी के आता था। अब एक दिन पत्नी ने समझाया, दूसरे दिन समझाया, नहीं मान रहा। तो वो जब नहीं माना, तो एक दिन जब पी के आया, तो वो मोमेंट जो उसके लिए था, उसकी वाइफ के लिए, वो लास्ट स्ट्रॉ था। यानी अब इसके बाद वो सहन नहीं कर सकती थी, अब उनका डाइवोर्स होना निश्चित था। अब देखिए वॉल्यूम जो है एक लिमिट के लिए, जब आप थोड़ा है बहुत ज्यादा बढ़ाते रहेंगे तो एक टाइम पे इसके लिए ये अनबीरेबल हो गया, यानी कि लास्ट स्ट्रॉ हो गया। अब इससे ज्यादा ये नहीं सहन कर पाएगी, इसके कान फट जाए। नेक्स्ट है कॉल अ स्पेड मतलब स्पीक ब्लंटली। कॉल अ स्पेड यानी कि सीधी बात कहना, स्पीक ब्लंटली। टेक लेट्स अ स्पेड, योर वर्क हैज बीन टेरिबल लेटली। ओके, यानी कि अब हम सीधी बात करेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो वर्क है बहुत ही ज्यादा लेट है। तो इस वजह से इसने क्या किया, इसने सीधी बात कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे तो जाके शांत है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे आग बबूला हो गया। कीप एन आई ऑन, वॉच केयरफुली, नजर रखना। कैन यू कीप एन आई ऑन माई बैग वाइल आई गो टू द रेस्ट रूम, यानी कि रेस्ट रूम में या वॉशरूम में मैं जाऊं तो मेरे बैग को देखे रहना। तो उसको बोलते हैं कीप एन आई ऑन, जैसे कि इसको इसने किया हुआ है। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, सर्टेनिटी इज बेटर देन पॉसिबिलिटी। यानी निश्चित जो है वो वस्तु बेहतर होती है, ठीक है। आई डिक्लाइन द न्यू जॉब ऑफर, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि सर्टेनिटी इज बेटर देन पॉसिबिलिटी, यानी कि जो सर्टेन है वो ठीक है, पॉसिबिलिटी में हाँ या ना जैसा होता है, लेकिन सर्टेनिटी में कुछ ना कुछ मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट है अ बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, विवाद का विषय। अ बोन ऑफ कंटेंशन, द प्रॉपर्टी लाइन हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द नेबर्स। नेबर्स के बीच में जो प्रॉपर्टी की जो वजह से, मतलब वो क्या है, अ बोन ऑफ कंटेंशन है। देखिए यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। नेक्स्ट है अ ग्रीन हॉर्न, अन इनएक्सपीरियंस पर्सन। ग्रीन हॉर्न मतलब इनएक्सपीरियंस पर्सन, यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति।
द ग्रीन हॉर्न मेड सेवरल मिस्टेक्स ऑन हिज फर्स्ट डे। जो ग्रीन हॉर्न यानी कि अनुभवहीन जो व्यक्ति होता है, इनएक्सपीरियंस पर्सन जो होता है, वो जब ऑफिस जाता है तो बहुत सारी मिस्टेक्स करता है अपने शुरुआती दिनों में। जैसा कि ये बंदा, अब इसको कॉर्पोरेट फील्ड की कोई जानकारी नहीं है और इसने बहुत सारी मिस्टेक्स किया है। अब मेयर्स नेस्ट मतलब कॉम्प्लिकेटेड मेस, जटिल समस्या। द इन्वेस्टिगेशन टर्न आउट टू बी मेयर्स नेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस। ये एक तरीके से जटिल जब समस्या होती है तो हम कहेंगे अ मेयर्स नेस्ट। नेक्स्ट है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि जो डीड्स होते हैं वो मैटर करते हैं वर्ड से ज्यादा। कर्म शब्दों से अधिक बोलते हैं। ही कीप्स प्रॉमिसिंग टू हेल्प बट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उसने प्रॉमिस किया था कि वो हेल्प करेगा, लेकिन वो सिर्फ उसके शब्द थे, उसका काम ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि जो शब्द हैं वो कर्म कर्म जो है वो शब्दों से अधिक बोलते हैं, तो इसने यहाँ पे कर्म किया और इसकी प्याज बुझी, अब ये दोनों मतलब खुश हैं। ऑल एंड सन्ट्री, ऑल एंड सन्ट्री मतलब होता है एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन, यानी बिना, सभी लोग बिना किसी भेद के। द नोटिस वाज सेंट टू ऑल एंड सन्ट्री इन द नेबरहुड। ओके, तो यहाँ पे सब इंक्लूडेड है, इसलिए ऑन एंड ऑल एंड सन्ट्री हम यूज करेंगे ईडियम। एट अ स्नेल पेस, यानी कि वेरी स्लोली, जो बहुत स्लोली होता है, घोंगे की चाल जैसा होता है, तो उसको हम बोलेंगे एट अ स्नेल्स पेस। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज प्रोग्रेसिंग एट अ स्नेल्स पेस, यानी कि बहुत ही स्लोली काम हो रहा है। एट अ डैगर्स ड्रॉन मतलब इन बिटर कॉन्फ्लिक्ट, जब किसी चीज में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो तो हम कहेंगे एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब तलवारें उनकी निकली हुई हैं कि अभी आ जाओ मैं आक्रमण कर दूंगा। अभी तो तलवारें नहीं है, बम बम से आक्रमण होता है। तो द टू पॉलिटिकल लीडर्स आर एट ड्रैगन ड्राउन ओवर द दिस इशू, यानी कि किसी इशू पे इन दोनों पॉलिटिकल लीडर्स जो है इनके बीच में ड्रैगन डाउन है। जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इस टाइम पे चल रहा है विवाद। नेक्स्ट है बैक सीट ड्राइवर, समवन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, अनचाही सलाह देने वाला। स्टॉप बीइंग अ बैक सीट ड्राइवर, लेट मी ड्राइव माय ओन लाइफ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये बंदा आगे गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन ये मैडम पीछे से एडवाइस कर रही है कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, आगे चलाओ, धीरे चलाओ, ये करो, वो करो। तो इससे क्या होता है, इसे डिस्टर्ब हो रहा है, वो कह रहा है लेट मी ड्राइव माई ऑन कार। ओके, यानी मुझे कार अपनी खुद चलाने दो, तुम मुझे एडवाइस मत करो, मैं खुद देख रहा हूँ। हैव बिगर फिश टू फ्राई, यानी कि मोर इम्पोर्टेंट मैटर्स, यानी मेरे पास और भी मैटर इम्पोर्टेंट जब होते हैं तो हम कहेंगे हैव बिगर फ्राई फिश टू फ्राई, अधिक महत्वपूर्ण काम होना। आई कांट डील विद दिस नाउ, आई हैव गॉट बिगर फ्राई फिश टू फ्राई, यानी कि मैं इस डील से कांट डील विद दिस नाउ, यानी मैं इसको अभी नहीं डील कर सकता क्योंकि मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। ब्लेज अ ट्रेल, यानी कि बी अ पायनियर, यानी कि किसी को रास्ता दिखाना, नया रास्ता दिखाना। सी ब्लेज अ ट्रेल फॉर वुमेन इन साइंस। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे जगह जगह जो निशान लगे होते हैं, ये हमें बेसिकली रास्ता दिखाने के लिए ही होते हैं। ब्रेक अ लेग मतलब होता है गुड लक, स्पेशली फॉर परफॉर्मर्स, शुभकामना कलाकारों के लिए। ब्रेक अ लेग फॉर योर परफॉर्मेंस टुनाइट, यानी कि अपने जो कलाकार होते हैं उनको शुभकामना देने के लिए हम बोलते हैं ब्रेक अ लेग फॉर योर परफॉर्मेंस टुनाइट। कट टू द चेस मतलब गेट टू द मेन पॉइंट, मेन पॉइंट पे आने के लिए हम बोलेंगे कट टू द चेस, मुख्य मुद्दे पर आना। लेट्स कट टू द चेस, हाउ मच विल इट लॉस्ट, यानी कि अब यहाँ पे एक पोस्ट है, एक इवेंट में गई है और बस ये जरा से इतना पूछ लेती है कि हाय आप लोग कैसे हैं, तो ये लोग अपने घर के किस्से बताने लगते हैं, तो वो क्या करती है, कट टू द चेस, यानी कि सीधे पॉइंट पे आते हैं, बहुत हो गया हालचाल। ईट लाइक अ हॉर्स, यानी कि ईट लार्ज क्वांटिटी, बहुत अधिक जब खाना खाते हैं कोई तो उनको बोलते हैं ईट लाइक अ हॉर्स, यानी घोड़े की तरह खा रहे हो। माई टीन एज सन ईट्स लाइक अ हॉर्स दीज डे, यानी कि इस समय मेरा जो टीन एज सन है वो घोड़े की तरह खा रहा है। जैसा कि आपने ये यूट्यूब वगैरह पे आजकल जो वीडियोस बनते हैं चैलेंज वाले, इसमें आपने देखा होगा कि ये लोग कितना सारा खाना खाते हुए दिखते हैं, लेकिन उस चक्कर में पड़िएगा मत, वो एडिटिंग होती है,
इतना नहीं खा सकते है ना, तो इतना खाते हुए दिखते हैं तो इसको कहेंगे ईट लाइक अ हॉर्स। ये एक एग्जाम्पल पर्पज से डाला है डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। आई वॉश मतलब डिसेप्टिव, सो दिखावटी कार्य करना। ओके, द इन्वेस्टिगेशन वॉज जस्ट एंड आई वॉज नथिंग चेंज, एंड जो भी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया वो जस्ट आई वॉज थी, उसका मतलब कुछ भी चेंज नहीं था। अब यहाँ पे क्या है, ये देने तो आया है सामान, लेकिन पहले क्या कर रहा, अपनी फोटोज वगैरह खींच रहा। अब ये बेचारे भूखे हैं, नहीं कि इनको दे दे, नहीं देना है इसको, तो ये एक तरीके से क्या कर रहा है, आई वॉश का काम कर रहा है। ओके, हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर मतलब बी रिसेंटफुल अबाउट पास्ट इवेंट, अपने पास्ट और पुरानी बातों का बुरा मानना या उसको हमेशा अपना बोझ लेके चलना। ही हैज अ ही he's had a chip on his shoulder since he didn't get that promotion, यानी कि जब तक उसने प्रमोशन नहीं प्राप्त किया तब तक मतलब उसका एक तरीके से अपनी जो बुरी बातें थी उनका वो बोझ लेके अपने कंधे पे चल रही थी। जैसे कि ये अपनी पूरी रिलेशनशिप की जो बातें हैं, पुरानी बातों को एकदम बुरा मान के बैठी है। ऑप्शन चॉइस मतलब कोई चॉइस ना आना, नो रियल चॉइस, कोई विकल्प ना होना। इट वॉज अ ऑप्शन चॉइस, ईदर एक्सेप्ट द टर्म्स और लॉस द जॉब, यानी कि अब ये सब निशान तो बने हुए हैं कि कहाँ जाना, लेकिन इसको पता नहीं एग्जैक्टली exactly कि उस जगह पे क्या है, तो इसी तरीके से कोई ऑप्शन ना होना है ना। इन सेवंथ हेवन मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होना। इन सेवंथ हेवन, हेवन मतलब बहुत ज्यादा खुश होना या एक्सट्रीमली हैप्पी। सी वॉज इन सेवंथ हेवन व्हेन सी गॉट द जॉब ऑफर, जब उसको जॉब ऑफर मिला तो वो एक तरीके से सेवंथ हेवन में पहुंच गई, बहुत ज्यादा खुश हो गई। इन द लॉन्ग रन मतलब इवेंचुअली ओवर टाइम, अंततः। मतलब इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन हार्ड वर्क ऑलवेज पेस ऑफ, इस तरीके से होता है। जब ये अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा तब ये अपने घर पे, यहाँ पे इस फ्लैट में इसका घर है, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा इन द लॉन्ग रन। इट्स ग्रीक टू मी कंप्लीटली इनकम्प्रिहेंसिबल, यानी कि बिल्कुल समझ में मत ना आना। जैसे कि ये जो राइटिंग में लिखा है क्या आपको समझ में आ रहा है, तो आप कहेंगे इट्स ग्रीक टू मी, यानी कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आई ट्राई टू रीडिंग द लीगल डॉक्यूमेंट बट इट्स ऑल ग्रीक टू मी, यानी कि मैं लीगल डॉक्यूमेंट को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इट्स ऑल ग्रीक टू मी। जम द गन, जम द गन यानी एक्ट टू सून, समय से पहले कार्यवाही करना, समय से पहले कार्यवाही करना। डोंट जम द गन, वेट फॉर ऑफिशियल कंफर्मेशन, यानी कि जो क्या करते हैं लोग, जो आर्मी में होते हैं, बॉर्डर पे होते हैं, तो उनको ऐसा बोला जाता है डोंट जम द गन, मतलब पहले ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाने दो, प्रधानमंत्री का ऑर्डर आ जाने दो कि हमें बमबारी या गोली चलानी, अटैक करना है या नहीं करना है, तो वहां पे इसका यूज करते हैं। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, अवॉइड स्टीरिंग अप ओल्ड ट्रबल्स, पुराने अ, विवाद छोड़ें, ठीक है, पुराने विवाद छोड़ें। दैट आर्गुइंग इज ओवर, बेटर टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी कि ये इससे कह रहा है जो भी पुरानी बातें हैं, पुराने विवाद हैं, उनको छोड़ो और पैचअप कर लेते हैं ना। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, barely मैनेज बेसिक नीड्स, यानी कि बहुत मुश्किल से गुजारा करना। लिव लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही इज बीन लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। ओके, यानी कि ये देखो, ये बच्चा जो है ये बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है, इसको खाने तक की बेसिक जो इसकी नीड्स हैं वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। मेक नो बोन्स अबाउट, स्टेट फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से जब आप कोई चीज कहते हैं तो कहते हैं मेक नो बोन्स अबाउट। ही हैड नो बोन्स अबाउट हिज डिसलाइक फॉर द प्रपोजल, यहाँ पे जो है ये क्लियरली फ्रैंकली अपनी बात कहती है। ऑन टेंटर, ऑन टेंटर हुक्स एंड इन एंसियस सस्पेंस, बेचैनी में। अब जैसे इस तार पे अगर कोई चल रहा होगा तो वो बेचैनी में चल रहा होगा, यानी कब गिर जाए। वी वर ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर द एग्जाम रिजल्ट्स, यानी कि मैं बहुत बेचैनी से एग्जाम रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ, है ना। प्ले इट बाय ईयर, इम्प्रोवाइज विदाउट प्लानिंग, यानी कि स्थिति के अनुसार काम करना। वी डोंट हैव अ फिक्स्ड शेड्यूल, वी विल प्ले इट बाय ईयर्स, यानी कि एक तो होता है प्लान, एक तो होता है इम्प्रोवाइज, यानी कि बिना प्लान के कोई काम करना।
थ्रो कोल्ड वाटर, pour थ्रो कोल्ड वाटर, डिस्करेज और डैम्पन इंथुसियाज्म, यानी कि उत्साह ठंडा होना, एनर्जी पूरी तरीके से खत्म होना। सी थ्रू कोल्ड वाटर ऑन अवर वेकेशन प्लान्स बाय पॉइंटिंग आउट ऑल द कॉस्ट, यानी कि सारे खर्चे की बात करके उन्होंने क्या किया, जो वेकेशंस के लिए उत्साह था उस पे उन्होंने पानी डाल दिया। तो ये इस तरीके से ऑफिस से आया है, तो पूरी तरीके से पोर थ्रो कोल्ड वाटर हो गया है। बर्न वंस फिंगर्स मतलब सफर फ्रॉम वंस ऑन एक्शन, यानी कि अपने कर्मों का भुगतान या बिल भुगतना। ही बर्न हिज फिंगर्स बाय इन्वेस्टिंग इन दैट शैडी कंपनी। ओके, उसे मतलब अपने जो कर्मों का फल यहाँ पे मिला है। ही बर्न हिज फिंगर्स बाय इन्वेस्टिंग, यानी ये इस कंपनी में इन्वेस्ट करके उसे अपने कर्मों का बिल भुगतना पड़ रहा है। क्राई वुल्फ मतलब गिव फॉल्स अलार्म, झूठी चेतावनी देना। इफ यू कीप क्राइंग वुल्फ नो वन विल बिलीव यू व्हेन देयर्स रियल डेंजर। ओके, यानी कि तुम अगर इसी तरीके से करोगी तो कोई ये बिलीव नहीं करेगा तुम सच में खतरे में हो। जैसे कि ये जो है यहाँ पे फॉल्स अलार्म कर रहा है, यानी कि क्राई वुल्फ कर रहा है, गलत अलार्म बजा रहा है, तो इस वजह से बार बार अगर ऐसा करेगा तो अगर ये प्रॉब्लम में भी होगा तो लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे। नेक्स्ट है रन अराउंड इन अ सर्कल, वर्क विदाउट मेकिंग प्रोग्रेस, यानी बिना प्रगति के काम करना। वी हैव बीन रनिंग अराउंड इन अ सर्कल ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये सब एक दूसरे के ऐसे पीछे पीछे घूम रहे हैं लेकिन बिना किसी प्रगति के, बिना किसी उद्देश्य के। तो रन अराउंड इन अ सर्कल। नेक्स्ट है कीप द वोल फ्रॉम द डोर, यानी कि अवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी से बचना। दिस स्मॉल जॉब हेल्प मी कीप द वोल फ्रॉम द वोल फ्रॉम द डोर, यानी कि कीप द वोल फ्रॉम द डोर, यानी भुखमरी से बचे रहने के लिए ये जो स्मॉल जॉब है वो हेल्प कर रही है। जैसा कि ये होता ऐसी सिचुएशन ना पड़े इस वजह से आप काम करें, वरना यही सिचुएशन हो जाएगी, भीख मांग कर खाना पड़ेगा। मेकअप वंस माइंड, यानी कि डिसाइड फॉर्मली, दृढ़ निश्चय कर लेना। मेकअप वंस माइंड, मैंने अपना मेकअप माइंड कर लिया है, ठीक है, कहते नहीं मेक योर माइंड, मेकअप योर माइंड, अपना दिमाग अच्छी तरीके से डिसाइड कर लो। तो आई हैव मेड अप माई माइंड टू परस्यू हायर स्टडीज, मैंने अपने माइंड का मेकअप कर लिया है कि मुझे हायर स्टडीज को परस्यू करना है। ओके, पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, क्रिएट ऑब्स्टिकल्स, पुट अ स्पोक इन वंस व्हील मतलब क्रिएट ऑब्स्टिकल, रोड़े अटकाना। द बैड वेदर पुट अ स्पोक इन अवर ट्रैवल प्लान्स, यानी कि जो खराब मौसम है उसने हमारे ट्रैवल प्लान में एक तरीके से रोड़े अटकाने का काम किया है। जैसा कि ये व्यक्ति यहाँ तक तो ये चला आया लेकिन आगे जब इसकी मंजिल आने वाली है तो रोड़े यहाँ पे अटके हुए हैं, यानी कि चट्टान बनी हुई है। तो पुट अ स्पोक इन अ वंस व्हील। नेक्स्ट है टेक टू टास्क, रिप्रीमांड सेवरली, फटकार लगाना। टेक टू द टास्क, यानी कि किसी को टास्क में ले लेना, है ना। द टीचर टूक हिम टू टास्क फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क, यानी कि जो होमवर्क नहीं किया था उसके लिए उसको फटकार लगाई। जैसे कि ये बॉस जो है ये काम नहीं करता है इसका एम्प्लॉय, तो एक दिन क्या किया, इसको टेक टेक टू टास्क ले लिया। ओके, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मीनिंग स्टार्ट फ्रेश, यानी टर्न ओवर न्यू लीफ से समझ जाइएगा स्टार्ट फ्रेश, नया जीवन शुरू करना। आफ्टर हिज इलनेस ही टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग। ओके, जो उसकी बीमारी थी उससे जब वो रिकवर हो गई तो वो एक नया जीवन स्टार्ट करती है और एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती है। तो इस तरीके से टर्न ओवर अ न्यू लीफ। क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब माइजर, कमजोर, कंजूस व्यक्ति। माइजर मतलब होता है कंजूस और व्यक्ति, ठीक है। क्लोज फिस्टेड पर्सन, द क्लोज फिस्टेड लैंडलॉर्ड वुडंट इवन रिपेयर द लीकिंग रूफ, यानी कि जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत ज्यादा कंजूस है, वो जो जो हमारी छत है वो लीक कर रही है लेकिन उसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं और पैसा हमारा सारा किराया लिए ले रहे हैं, ठीक है। क्लोज फिस्टेड पर्सन। सी चेंज मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होना, पूर्ण परिवर्तन होना। देयर्स बीन अ सी चेंज इन पब्लिक ओपिनियन अबाउट दिस इशू, यानी कि जो ये इशू था इसमें जो पब्लिक की ओपिनियन है वो पूरी तरीके से चेंज है।
कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। देयर वाज अ सी चेंज इन हिज पर्सनैलिटी आफ्टर ही मैरिड हिज वाइफ। शादी करने के बाद इसकी जो छिछोरी आदतें थी वो पूरी तरीके से सुधर गई। तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। वेट ब्लैंकेट मतलब जॉय किलर, मतलब मजा किरकिरा करने वाला। वेट ब्लैंकेट, डोंट बी सच अ वेट ब्लैंकेट, ज्वाइन द पार्टी। यानी कि इस तरीके से मजा मत किरकिरा करो, पार्टी को ज्वाइन करो। अ पर्सन हु स्पॉइल्स अदर पर्सन फनी बाय कंप्लेनिंग। यानी कि एक पर्सन होता है सबके घर में जो क्या करता है, पार्टीज वगैरह और ये खुशियां मनाना उसको पसंद ही नहीं होता, तो वो क्या करता है, दूसरों की खुशियों को भी स्पॉइल कर देता है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा इम्पोर्टेंट सेशन जो 150 ईडियम्स एंड फ्रेजेस का था वो यहाँ पे खत्म होता है, और हमने बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजों को डिस्कस किया विद इमेज। और यहाँ से अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं श्योर हूँ कि यहाँ से ही आएंगे और अदर कहीं से नहीं आने वाले। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है, और आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप लास्ट तक बने रहे और पूरा सेशन को देखा। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से इम्पोर्टेंट सेशन से जुड़ने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मुझे प्लीज सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखें अगर मतलब की लगे, और आप इससे मतलब अपना रिलेट कर पाए, कंटेंट आपको समझ में आए, आपके एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट अगर आपको चीजें मिल रही हैं तो जरूर पढ़ें, वरना टाइम ना वेस्ट करें, मैं ये भी कहूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।